प्यारे साथियों नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हमने राजा और किसान नगर के बारे में अध्ययन किया। आज दूसरा पार्ट है प्यारे साथियों, मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों में प्यारे साथियों सबसे महाशक्तिशाली जो नगर था वो कौन था? मगध था। प्यारे साथियों, आइए देखिए मगध के बारे में। मगध आधुनिक कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में? बिहार राज्य में स्थित है। और सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध था। हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, अब देखिए इसके बाद मगध की जो प्रारंभ में राजधानी थी वह राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी थी। इसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इस राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र बनाया गया। पाटलिपुत्र प्यारे साथियों वर्तमान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। पटना कहाँ है? बिहार में स्थित है। ठीक, अब देखिए आगे। जो मगध है यह जो है पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर है। इसके चारों तरफ क्या है प्यारे साथियों? किला है पूरा। उससे क्या क्या किया गया है? उसको घेर दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या है? अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें जो है बनाकर की जाती थी। प्यारे साथियों एक बार फिर से, मगध सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह कहाँ है? आधुनिक बिहार में है। इसकी जो प्रारंभ में राजधानी थी राजगिरी थी, जो अब है पाटलिपुत्र है। इसके बाद फिर अब पहाड़ियों के बीच यह क्या है? अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाकर का इसकी रक्षा की गई है। अब देखिए आगे, मगध का प्रारंभिक इतिहास। मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक वंश यानी हर्यक कुल में राजा जो थे बिंबिसार। कौन से राजा थे? बिंबिसार ने से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और मगध को इन्होंने दिग्विजय और उत्कृष्ट के जिस मार्ग पर अग्रसर किया, क्या किया? अग्रसर किया, तब भी समाप्त हुआ जब कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति प्रदान की। किसने प्रदान की? अशोक ने। कब? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? कलिंग युद्ध होता है। कलिंग कहाँ है? आधुनिक कहाँ है भाई प्यारे साथियों? आधुनिक जो है कलिंग जो है युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? आधुनिक उड़ीसा। कहाँ? आधुनिक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में। कहाँ? आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के किस भाग में प्यारे साथियों? उत्तरी भाग में क्या स्थित है? कलिंग युद्ध। जहां कलिंग युद्ध होता है कहाँ? आधुनिक जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है। क्या है? कलिंग युद्ध। अब आगे चलिए देखिए कलिंग युद्ध जहां होता है वर्तमान में। अब देखिए आगे, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 में। अब देखिए इसमें जो कुल सेना थी, सेना देख लीजिए। पैदल सेना कितना थी उसको देख लीजिए, और हाथी सेना कितना थी उसको देखिए। अब देखिए इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, जो संख्या थी, संख्या कितना? संख्या 1,50,000, 1,50,000 कितना? 1,50,000 जो थी संख्या थी। इसमें से प्यारे साथियों क्या होता है? 10,000 कितना? 10,000 जो थे घुड़सवार थे। कितना भैया? कितना कितना घुड़सवार थे? 10,000। कुल संख्या कितना थी? 1,50,000। और भैया इसमें क्या है? हजारों युद्ध हाथी थे, जो हजारों युद्ध हाथी थे।
हजारों युद्ध हाथी थे। संख्या 1,50,000 और 10,000 घुड़सवार, इसमें कुछ हजारों की संख्या में क्या है, हाथी थे। इससे क्या होता था, युद्ध लड़ा जाता था। ठीक ना, इसको इसमें पैदल सेना, फिर हाथी सेना, तमाम प्रकार की सेनाएं होती थी। ठीक ना। अब देखिए एक बार फिर से, आधुनिक बिहार में स्थित है मगध। इसके बाद फिर क्या है, पहाड़ियों के बीच किलेबंद शहर है। अशोक अपनी तलवार को किस युद्ध में शांति प्रदान की थी, कलिंग युद्ध में। इसमें बहुत रक्तपात हुआ था प्यारे साथी। ठीक ना। अब आगे चलिए देखिए, अगला अगला हेडिंग है, मगध इतना समृद्ध क्यों था। मगध जो है, मगध जो है इतना समृद्ध और शक्तिशाली कैसे हुआ, इसको देखिए। ठीक ना। मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली था, तो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि मगध जो जनपद था इतना शक्तिशाली क्यों होता है, इसके बारे में आइए देखिए। चलिए, मिटाने में भाई थोड़ा दिल लगता है। मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद इतना समृद्ध और शक्तिशाली इतना शक्तिशाली क्यों था, प्यारे साथियों, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ एक उद्देश्य था। अब इतना समृद्ध और शक्तिशाली क्यों था, इसके बारे में देखिए। क्या इतना शक्तिशाली था, माने मगध महाजनपद। अब देखिए इसके क्या है, ये कौन, मगध, ये प्राकृतिक रूप से कैसे, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मगध जो था प्यारे साथियों, प्राकृतिक रूप से सबसे सुरक्षित था। कौन, मगध, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद के इर्द गिर्द, किस जनपद के इर्द गिर्द, मगध जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी। नंबर एक बात क्या है प्यारे साथियों, जो है ये प्राकृतिक रूप से सबसे सुरक्षित था। कौन, मगध महाजनपद। और इस जनपद के इर्द गिर्द क्या था, पहाड़ियां थी। किस जनपद, यानी मगध महाजनपद के इर्द गिर्द। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ की जो भूमि थी प्यारे साथियों, उपजाऊ भूमि थी। कहाँ की, मगध की। क्या थी, उपजाऊ थी। देखिए यहाँ की भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ भूमि थी। यहाँ की भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। और भैया यहाँ दो नदी बहती थी, एक का नाम था गंगा और दूसरे का नाम था सोन नदी। इससे क्या होता था, यहाँ पर सिंचाई भी की जाती थी। कहाँ, मगध महाजनपद में। फिर से देखिए, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी ना। इसके बाद गंगा, कौन सी नदी, गंगा नदी और सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी से सोन नदी के पानी से सिंचाई की जाती थी। क्या की जाती थी, फिर से, यहाँ प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद की इर्द गिर्द पहाड़ियां थी। यहाँ की जो भूमि थी प्यारे साथियों, उपजाऊ थी। जो यहाँ नदी बहती थी गंगा और सोन नदी, इससे क्या होता था, यहाँ पर क्या होता था, सिंचाई की व्यवस्था, यानी सिंचाई भी की जाती थी। अगला देखिए, फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, योग्य
और महत्वाकांक्षी शासक भी थे यहाँ, ठीक ना। योग्य योग्य तथा महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी क्या थे, शासक भी थे। योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक भी थे। अब आगे देखिए चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है। चौथी महत्वपूर्ण बात है मगध के राजा बहुत योग्य तथा शक्तिशाली थे, प्यारे साथियों, ठीक ना। फिर से यहाँ के योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे और मगध के जो राजा थे बहुत योग्य और शक्तिशाली थे, मजबूत भी थे, ठीक ना। कहाँ के, मगध के। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब देखिए अगला है एक आरंभिक साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। ठीक, आगे देखिए, चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है प्यारे साथियों, जानते रहिएगा, राजा किसान नगर ना। चलिए देखिए, एक आरंभिक साम्राज्य एक आरंभिक साम्राज्य एक आरंभिक साम्राज्य, ठीक, एक आरंभिक साम्राज्य। इस साम्राज्य में हम किसके बारे में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य प्यारे साथी, किस साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। कब से कब तक, 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। कितना, 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब इसके बारे में आप लोग कुछ जान, देखिए, मगध के विकास के साथ साथ एक और साम्राज्य का विकास होता है, उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। ठीक, फिर देख लीजिए, मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य, कौन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक, ठीक ना। फिर से मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, और मगध के विकास के साथ साथ एक और साम्राज्य का उदय होता है, उस साम्राज्य का नाम था प्यारे साथियों मौर्य साम्राज्य ना। यानी थोड़ा मिस्टेक हो गया, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक, अब आगे चलिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक ना। चलिए देखिए, मौर्य साम्राज्य, देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब देखिए अगला, इसमें क्या होता है,
मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला है इसके बारे में देखिए। मौर्य साम्राज्य जो कि पश्चिम जो कि पश्चिम में जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक फैला है। कौन सा साम्राज्य प्यारे साथियों? मौर्य साम्राज्य। ठीक, देखिए जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान 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 से लेकर बलूचिस्तान ठीक ना, बलूचिस्तान तक फैला था। ठीक भैया, फिर से चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य के संस्थापक थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और मौर्य साम्राज्य कहां तक फैला है? पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक फैला है। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। अब आगे देखिए भैया फिर से, और इनके बारे में थोड़ा और जान लीजिए चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 कब भैया? जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था भी जान लीजिए। 340 ईसा पूर्व में। कहाँ? पटना। पटना कहाँ है? बिहार। कहाँ भैया? पटना कहाँ है? बिहार में हुआ था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत के कहाँ के? भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, अब देखिए फिर से अगला, भारत के कहाँ के? भारत के प्रथम हिंदू, ठीक ना, हिंदू सम्राट थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक ना। और आगे देखिए फिर से अगली महत्वपूर्ण बात है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे प्यारे साथियों? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त कहिए, विष्णुगुप्त ना, चाहे कौटिल्य कहिए, चाहे चाणक्य कहिए, ब्रैकेट बंद थे। ठीक, एक बार फिर से, एक आरंभिक साम्राज्य, इसमें बताया गया मगध साम्राज्य के साथ साथ एक और साम्राज्य का उदय हुआ। उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व में होता है प्यारे साथियों। और इनका जन्म कहाँ होता है? पटना यानी बिहार में होता है। फिर क्या होता है? भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे प्यारे साथियों, चाहे विष्णुगुप्त कहिए, चाहे कौटिल्य कहिए, चाहे चाणक्य। ठीक, अब आगे चलिए, आगे देखिए अगला देखिए, मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत। किससे जानेंगे कि आप मौर्य साम्राज्य के बारे में? चलिए देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। मौर्य साम्राज्य के या मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक, चलिए देखिए, मौर्य वंश कौन से वंश? मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत। नंबर 1 स्रोत क्या है?
अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र पुस्तक, इसके जो लेखक हैं चाणक्य ना, चाणक्य या कौटिल्य कहिए, या चाणक्य ठीक है, या कौटिल्य कहिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य। अब देखिए इस पुस्तक से हमें यह पता चलता है, इस पुस्तक से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा देखिए जैन बौद्ध, जैन बौद्ध पौराणिक, पौराणिक पौराणिक ना, पौराणिक ग्रंथों से, पौराणिक ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में या मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है ना। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथों से हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे साथियों। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा जो है अशोक के स्तंभों से, अशोक के अशोक के अशोक के स्तंभों से, ठीक ना, अशोक के स्तंभों से, ठीक, अशोक के स्तंभों से क्या है, हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे साथी, ठीक ना। अब देखिए चीज और, अशोक पहला सम्राट था, अशोक जो था पहला सम्राट था जिन्होंने, अशोक एक बार फिर देख लीजिए, अशोक पहला ऐसा सम्राट था, अशोक पहला ऐसा, पहला सम्राट, ठीक हाँ सम्राट था, पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों अधिकारियों जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए, प्रजा के लिए, प्रजा के लिए संदेश संदेश प्राकृतिक, संदेश प्राकृतिक पत्थरों पत्थरों और पालिश पालिश किए हुए पालिश किए हुए पालिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक भैया, फिर से मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत में नंबर 1 स्रोत है अर्थशास्त्र, दूसरा है जैन बौद्ध जैन धर्म, यानी जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथों से। इसके बाद तीसरा है अशोक के स्तंभों से। अशोक जो था प्यारे साथियों, अशोक पहला सम्राट था जिसने क्या है, अधिकारियों और प्रजा के संदेश प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं, प्राकृतिक पत्थरों और पालिश किए हुए स्तंभों में लिखवाया था। किसने लिखवाया था? अशोक ने लिखवाया था। ठीक, अब आगे चलिए देखिए, और अगली हेडिंग, अगला है मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। जैसे मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनाई गई। ठीक, अब देखिए, चलिए देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, मौर्य ध्यान से देखिएगा, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन की व्यवस्था, ध्यान से देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। अब देखिए प्रशासन में नंबर 1 महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी? सेना की व्यवस्था। देखिए सेना की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? सेना व्यवस्था, सेना व्यवस्था साथी। ठीक, अब देखिए सेना व्यवस्था में एक समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? एक समिति बनाई गई। ठीक ना, एक समिति बनाई गई और
6 क्या बनाएगी, उप समितियां बनाएगी, इतना जानिए ना। उप समिति, एक समिति बनाएगी और दूसरा जो थी 6 उप समिति भी बनाएगी। अब देखिए नंबर 1 क्या क्या देख लीजिए। नंबर 1 नौसेना का संचालन, किसका, नंबर 1 नौसेना का संचालन, नौसेना का संचालन। दूसरा देखिए, दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था यातायात, क्या चीज भैया, दूसरा यातायात, क्या, यातायात व यातायात व खान पान, खान पान का संचालन, ठीक है, नौसेना का संचालन। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी यातायात व खान पान का संचालन, ठीक ना। अब भाई खान पान भी तो जरूरी है ना। अब देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा क्या है, पैदल सेना, कौन सेना, कुछ पैदल भी सेना थी, उसकी भी तो देख रेख की जाएगी ना। चलिए देखिए तीसरा, पैदल, पैदल सैनिकों, पैदल सैनिकों का संचालन ना, ठीक। अब देखिए तीसरा जो था पैदल, क्या चीज है, पैदल सैनिकों का संचालन, फिर से नौसेना का संचालन, यातायात व खान पान का संचालन, पैदल, फिर से लिख भाई पैदल, सॉरी पैदल ना, पैदल सैनिकों का संचालन, किसका, पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, अश्वरोही, क्या चीज, अश्वरोही, अश्वरोही सैनिकों का संचालन, अश्वरोही, अश्वरोही सैनिकों का संचालन, ठीक। अगला देखिए पांचवा, पांचवा क्या है, रथारोही का संचालन, जो रथ पर जाते थे, अश्वरोही का मतलब है जो घोड़े पे बैठ जाते, ठीक ना। अब देखिए अगला रथारोही, ठीक ना, रथारोही मतलब रथारोही सैनिकों का संचालन, रथारोही का मतलब है प्यारे साथियों जो रथ पे बैठ के युद्ध करते थे, ठीक ना। अब देखिए आगे अगला है नंबर छठा, छठा मतलब जो है गजराज, हाथी, जो हाथियों पे बैठ के जाते थे, ठीक। यहां से देखिए अगला रथारोही है, इसके बाद हाथी, हाथी, हाँ हाथी था, उसके बाद हथियारों, हथियारों का संचालन। अब देखिए कैसी कैसी सेना हो गई, नौसेना का संचालन, यातायात, खान पान, खान पान बहुत जरूरी भाई, जब तक खान पान नहीं रहेगा तो कैसे युद्ध करेंगे, ठीक ना। इसलिए सेहत का विशेष ध्यान, हमारी तरह ऐसे मत हो जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए पैदल सैनिकों का, पैदल सैनिक मतलब जो पैदल जाते थे, अश्वरोही जो भाई घोड़े पे बैठ के सुख सुविधा के साथ जाते थे, ठीक ना। अब रथारोही, रथारोही वाले सबसे अच्छे थे, जो रथ पे बैठ के सीधा अच्छे से एकदम तैयारी, रथ मान लीजिए जैसा रथ है तो आरी आरी भैया इधर साइड का होता था, पैदल सैनिक थे और बीच में रथारोही थे। और हथियारों, हथियारों, हाँ हथियारों का संचालन, जो हथियार वगैरह बनाए जाते थे उसका भी तो संचालन, नहीं पता लगा बीच में धड़ाधड़ दागने लगेंगे, ठीक ना, यही बात है। आगे चलिए देखिए अगला, अगला देखिए भैया अगला है अन्य उप समितियां, कैसी समिति, ये तो हो गया ना, समिति हो गई। अब कुछ अन्य उप समितियां थी ना, उसको देखिए एक बार, चलिए देखिए। ठीक प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। अपने साथ साथ एक 3 रुपये वाली कापी और 5 रुपये वाला रजिस्टर लेके जो है ना बैठ के लिखिएगा, ठीक। और हाँ पढ़ाई का एंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा कभी भी, जितना आप ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे उतना ही आपके दिमाग में क्या होगा, फिट होता रहेगा, ठीक ना। चलिए देखिए अगला, अन्य उप समितियां, कैसी समितियां, अन्य उप समितियां, ठीक, अन्य उप समितियां, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों को हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और आप लोग भी कक्षा 12 में इतिहास लिए होंगे तो दावा करते हैं कि 92, 94, 96 तक नंबर आता है। इस बार हमने जो पढ़ाया था हूबहू ऐसा एकदम पेपर में फंसा था, ठीक। चलिए देखिए अगली, अन्य उप समितियां देखिए क्या है, दूसरी, सॉरी लिखने में जल्दबाजी कर देते हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाता है ना,
दूसरी उप समिति का दायित्व का दायित्व विभिन्न, भाई ये विभिन्न, ठीक ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार का था ना, जैसे कैसे, जैसे देखिए ना, जैसे अन्य उप समितियों में दूसरी उप समितियों का दायित्व जो है विभिन्न प्रकार का था। जैसे नंबर 1 देखा, उपकरणों, भैया क्या, उपकरणों को ढोने के लिए, किसको ढोने के लिए, बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, किसको, उपकरणों को ना, उपकरणों को ढोने के लिए बैल गाड़ियों की व्यवस्था करना, ठीक भैया। अब देखिए सामान जो भी थे, हथियार वगैरह थे, सब कुछ ये क्या करते थे बेचारे, ये भाई ये क्या करते थे, उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करते थे ना। अब अगला देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था। जो उप समिति थी वो सैनिकों के लिए खाना वाना की व्यवस्था करेगी ना, नहीं तो कैसे युद्ध लड़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए अगला, सैनिकों के लिए, किसके, सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, भैया ठीक ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे भाई सैनिक ना। तीसरा देखिए, तीसरा जानवरों के लिए, किसके लिए, अब भाई जानवर वैसे थोड़े ही पैदल जाएंगे, उसको भी खाना ना की जरूरत होगी ना, चारे की व्यवस्था करना। देखिए अगला, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ठीक ना, ठीक, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, ठीक। अब देखिए अगला, चौथा क्या है, चौथा बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिकों की देखभाल के लिए, सैनिकों की देखभाल के लिए, देखभाल ऐसे लिखिए, देखभाल करने के लिए सेवकों और प्यारे साथी शिल्पकारों की नियुक्ति करना, किसकी, शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ठीक ना। एक बार फिर समझ लीजिए, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक ना। अब देखिए कैसे, फिर से एक बार समझ में कैसे नहीं आएगा, देखिए समिति हो गई, अब उप समिति में क्या करना है, उपकरणों को ढोने के लिए कुछ नहीं करना, केवल जान लीजिए बैलगाड़ी क्या करती है, सामान ढोती है। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था, और सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्था, ठीक, और जानवरों के लिए जैसे भूसा वगैरह, घास वगैरह, इन सब की व्यवस्था करना, ठीक। अब अगला है सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक, सैनिकों की देखभाल की भाई ट्रीटमेंट वगैरह की जरूरत होगी ना, तो उसके लिए सेवक और शिल्पकारों की व्यवस्था भी करना जरूरी था, इसके लिए अलग से नियुक्ति की जाती थी प्यारे साथी। अब देखिए अगला देखिए मेगास्थनीज के बारे में, ठीक ना, एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहीं मिटा देता है बार बार। चलिए देखिए मेगास्थनीज के बारे में, किसके बारे में, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिका, ठीक ना। चलिए देखिए किसके बारे में लिखी गई है, इससे हमें मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखिए मेगास्थनीज क्या, मेगास्थनीज ठीक ना, मेगास्थनीज देख लीजिए, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, कहाँ के थे बताओ, कहाँ के थे, यूनान के थे, कहाँ के, यूनान के क्या थे, यूनान के राजदूत थे, कौन थे, यूनान के राजदूत थे, कौन, मेगास्थनीज, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद फिर से, ये क्या थे, एक महान, जब महान की बात आती है तो महान इतिहासकार थे, कौन, महान इतिहासकार था,
कौन था? ये मेगास्थनीज। और भैया मेगास्थनीज ने क्या लिखा? मेगास्थनीज ने किताब लिखा, पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की ना। देखिए क्या है? इंडिका, ठीक ना। अब भैया इंडिका पुस्तक तो लिख उठा है, अब बताइए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना, जिससे हमारा उद्देश्य आप लोगों को बढ़िया से पढ़ा लिखा के जो है कक्षा 12 बोर्ड पेपर में टॉप करवा दें। एक चीज है, हम पूरा भैया आप लोगों के एनसीईआरटी बता रहे हैं, आप चाहे जो भी इतिहास में एग्जाम देंगे 100 में 100% आशा करते हैं दावे के साथ जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक ना। हम एकदम जीरो से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे और क्रम वाइज पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल। अब देखिए फिर से, मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे? यूनान के। ये क्या थे? एक महान इतिहासकार थे। कौन? फलाने, यानी मेगास्थनीज। अब देखिए मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका लिखा। अब देखा भैया इंडिका लिखे, ठीक है, इससे इंडिका क्यों लिखे बताओ? इससे क्या होता है? मौर्य साम्राज्य। कौन से साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। भैया कौन साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, ठीक ना। जानकारी मिलती है किस पुस्तक से? इंडिका पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है प्यारे साथी। चलिए आगे देखिए, अब देख लीजिए सम्राट अशोक के बारे में। इसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। यूनान के राजदूत थे, इसके बाद एक महान इतिहासकार, इसके बाद पुस्तक इंडिका, और इससे क्या होता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक ना। अब देख लीजिए अगला, सम्राट अशोक। किसके बारे में? सम्राट, महान अशोक, सम्राट अशोक, ठीक, सॉरी थोड़ा, सम्राट अशोक, ठीक है। देखिए अशोक के बारे में, अशोक लगभग, कब भैया? लगभग इनका जो जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। कब? 304 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है भैया? पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र में। किसका जन्म? सम्राट अशोक का जन्म। अब देखिए इनकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगिनी। क्या माता? माता जो थी सुभद्रांगी, ठीक ना, सुभद्रांगी थी। और प्यारे साथियों इनकी जो पिता थे, कौन? इनके जो पिता थे, पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी जो पत्नी थी प्यारे साथियों, कौन थी? पत्नी, पत्नी सॉरी, पत्नी, पत्नी का नाम जो था प्यारे साथियों महारानी देवी, महारानी देवी। अब देखिए इनका जो विवाह हुआ था, कब हुआ था? 286 ईसा पूर्व में। किसका? अशोक का। किससे? इनकी पत्नी जो थी महारानी देवी से हुआ था। अब देखिए अगला, अगला जो होता है, इनके बच्चे क्या नाम थे भैया? बच्चे देख लीजिए, बच्चे का क्या नाम था? बच्चे, इनके बच्चे का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। इसके बाद थे महेंद्र, इसके बाद थे प्यारे साथियों चारुमति, इसके बाद थे जलुका। क्या नाम था? जलुका। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हो जाती है प्यारे साथियों, कब? 232 ईसा पूर्व में, ठीक ना। फिर से एक बार आइए सम्राट अशोक के बारे में एक बार फिर जान लीजिए। इनका जन्म लगभग बताया जाता है 304 ईसा पूर्व में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। माता का नाम सुभद्रांगिनी, पिता जो थी बिंदुसार, और पत्नी महारानी देवी। और इसके बाद प्यारे साथियों इनका विवाह कब होता है? 286 ईसा पूर्व में। बच्चे का नाम था संघमित्रा, महेंद्र, चारुमति और जलुका। और मृत्यु कब होती है? 232 ईसा पूर्व में। प्यारे साथियों बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।